नमस्कार। मैं मनोज कुमार गिरी, शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवडीहा सोनपुर से। गिरी जी गुरु जी चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे समस्त सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं एवं सभी शिक्षक वृंद, मैं आप सबों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए, आज मैं आप सबों के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं। बहुत दिनों तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, चूँकि सरकारी विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा चल रही थी और उसकी कॉपी वगैरह जांच, रिजल्ट वगैरह की तैयारी में लग जाना पड़ा था, जिसके कारण विलम्ब हुआ। विलम्ब से वीडियो बनाने के लिए खेद है। जैसा कि मैं होली के पूर्व संध्या पर आप लोगों को संदेशा दिया था कि मैं आगामी सत्र 25-26 के शुरुआत से पूर्व ही बच्चों के हितार्थ संस्कृत व्याकरण से संबंधित बातों को अपने ही घर से वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, ताकि जब कक्षाएं सुचारू ढंग से प्रारंभ हो जाए तो अधिकाधिक लाभ हमारे बच्चों को मिले। तो मैं समस्त गुरुजनों से निवेदन कर दूंगा कि आप सभी हमारे इस वीडियो को बच्चों के हितार्थ अपने अपने विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को अवश्य ही बताने का काम करेंगे, ताकि उनके ज्ञानार्जन में सकारात्मक प्रभाव पड़े। आज मैं किसी विषय वस्तु पर ज़्यादा फोकस न करते हुए मैं भूमिका व्याकरण की देने की कोशिश कर रहा हूँ। व्याकरण क्यों आवश्यक है किसी भी भाषा को जानने के लिए, और सबसे पहले भाषा क्या है यह जानेंगे तभी उसका व्याकरण भी जान पाएंगे और उसका अनुप्रयोग किस तरह से होता है उसे भी हम लोग जान पाएंगे। तो आइए, बिना विलंब किए हुए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और अपने कथन पर आता हूं, वीडियो को प्रारंभ करता हूं। तो व्याकरण जानने के लिए, चूंकि व्याकरण को हम लोग परिभाषा के तौर पर इतना ही जानते हैं कि व्याकरण वह शब्द शास्त्र है, व्याकरण वह साधन है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखलाता है। हम सभी बच्चे और छात्र इसको इसी रूप में अभी तक पढ़ते, देखते और बताते हुए आ रहे हैं। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति पर जब हम विचार करेंगे तो हमें मालूम होगा कि इसका संदर्भ कितना बहुत बड़ा है, लेकिन किसके संदर्भ में इसका संबंध बड़ा है, तो जब तक भाषा नहीं होगा तब तक व्याकरण का कोई औचित्य नहीं है। तो आज व्याकरण जानने से पहले मुझे यह जानना अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि पहले तो भाषा जाने। तो व्याकरण को हम लोग व्युत्पत्ति भी करेंगे, इसको भी हम लोग सीखेंगे, बताया जाएगा। लेकिन आइए हम पहले भाषा पर विचार करते हैं। ये भाषा क्या है? तो भाषा
संस्कृत के भास धातु से लिया गया है। जिसका अर्थ बोलना या बोली होता है। अब परिभाषा के तौर पर हम इसे अगर कहेंगे तो अब तक हम लोग यह जानते आए हैं, सुनते आए हैं या हमें बताया गया है कि भाषा वह सशक्त माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी बातों को, विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे से साझा करते हैं, अवगत कराते हैं और उसकी भी भावनाओं को, विचारों को, बातों को सुन के समझ पाते हैं। तो भाषा एक माध्यम है, लेकिन भाषा तो कई हैं। भाषा के तौर पर अगर देखा जाए तो भाषा हमारे भारत जैसे देश में ही 22 भाषाएं जो है संविधान में अनुसूचित है। तो 22 भाषाएं जो हमारे जगह जगह पर विशेष क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, वो सारी भाषाएं हैं, बोली हैं। लेकिन वही बोलियां क्या हो गई, जब बृहत रूप में जब अधिकांश लोगों के बीच बोली जाने लगती है तो वह भाषा का रूप ले लेती है। और जब भाषा का रूप लेती है तभी उस भाषा की शुद्धता के लिए हमें, फिर से एक बार आ रहा हूं, व्याकरण की जरूरत पड़ती है। तो पहले हमको भाषा समझना है। तो भाषा क्या है? भाषा संस्कृत के भास धातु, सॉरी यहां के छूट गया है, संस्कृत के भास धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ भी छूट गया है। अर्थ बोलना या बोली होता है, यह धातु है, क्रिया है। अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो धातु क्या है, शब्द क्या है, शब्द विचार में ही आएगा धातु भी। वर्ण विचार क्या है, ये ग्रामर का बृहत रूप है और हर एक इकाई को हम लोग टच करेंगे। तो बोली या बोलना कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। पहले बोली होती है, बोली के बाद ही भाषा का निर्माण होता है। अब बोली को भी जरा देखा जाए तो क्या ये बोली हम लोग स्वतः शुरू कर देते हैं? नहीं, यह बोली भी जो है बोलने के क्रम में हमें कई एक वर्णों की जरूरत होती है, ध्वनियों की जरूरी होती है, और वह जो आवाज निकलती है उसी को बोलते हैं तो वह बोलकर एक बोली बनती है। तो मैं यह कह सकता हूं कि बोली की सबसे छोटी इकाई क्या है? बोली की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? स्वर होगा, आवाज होगा। तो इसको मैं ध्वनि भी कह सकता हूं, ध्वनि होता है। मैं ये सारी बातें व्याकरण को दृष्टि में रखते हुए बता रहा हूं। तो पहले ध्वनि, फिर बोली, फिर भाषा, और भाषा की शुद्धता को
समझने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए ये हमको व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो आज हम ध्वनि, बोली, भाषा और व्याकरण के तारतम्यता को भी समझेंगे, क्योंकि यह एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इसे हम अलग अलग करके नहीं समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, अभी जो मैं बता रहा हूं वह आपके वर्ग 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं को नजर में रखते हुए, उन्हीं पर फोकस करते हुए मैं ये सारी बातें कह रहा हूं, ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ सकेंगे। अब ये ध्वनि हमारे मुंह के भिन्न भिन्न भागों से निकलती है। कभी मैं क बोलता हूं, कभी अ बोलता हूं, कभी कलम बोलता हूं, कभी आम बोलता हूं, कभी कटहल बोलता हूं, कभी आप बोलता हूं, कभी तुम बोलता हूं। तो आम हो गया, कटहल हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, यहां कहीं ना कहीं हमारे मुंह के द्वारा आवाज के जरिए कुछ बोला जाता है, वही बोली बनती है। तो पहले क्या हो गया? ध्वनि, आवाज, कंठ से, मुंह से, ये सारी ध्वनि जब निकलती है तो स्वाभाविक रूप से एक बोल निकलता है, एक बोली बनती है। और वही बोली जो है जब बृहत रूप से हम प्रयोग में लाते हैं तो हमारे विचार को व्यक्त करने का, हमारे भावना को व्यक्त करने का, हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का यह भाषा माध्यम हो जाता है। और कोई भी भाषा हो, वह भाषा एक नियम में, एक दायरे में, एक अनुशासित ढंग से प्रयोग पर निर्भर करता है, जिसका व्याकरण जो है करने का काम करता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो ध्वनियों को, बोलियों को, भाषा को परिमार्जित करने का काम करता है, शुद्धता देने का काम करता है। इसलिए हमको व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब बच्चों, आप ध्वनि समझ गए, बोली समझ गए, भाषा समझ गए और व्याकरण का भी प्रारंभिक जानकारी आपको मिली। अब ये आप सोच सकते हैं या आप समझ सकते हैं, जो ध्वनि निकालते हैं वह बोली बन जाता है। बोली से भाषा का निर्माण होता है और भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण होता है। तो क्या कोई एक भाषा है? नहीं, भाषाएं भिन्न भिन्न हैं। हमारे आपके विद्यालयों में, यानी बिहार के विद्यालयों में, हमें मुख्य रूप से 3 भाषाएं, कहूं तो एक और ले लें, 4 भाषाएं पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले मिलते हैं, जिसमें सबसे अधिक हिंदी भाषा पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हमारी सारी बातें ही हिंदी भाषा के माध्यम से होती है। हम अपना विचार हिंदी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग भी हमें इसी भाषा के माध्यम से अपनी बातों को रख के बताते, समझाते और सिखाते हैं। अभी भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी भाषा के जरिए ही आपको बता रहा हूं।
या पढ़ा रहा हूं, आप समझ सकते हैं। तो ये एक पहली भाषा है जो हमारे सिलेबस में भी पढ़ने को दिया गया है। दूसरा है संस्कृत। ये दूसरी भाषा है जिसे भी हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। इस भाषा को भी हमें पढ़ना पड़ता है। इसको द्वितीय भाषा के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जो अनिवार्य रूप से पढ़ना है। और एक तीसरी भाषा अंग्रेजी है। ये तीसरी भाषा है जिसे भी हमें पढ़ना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है, जो क्या सर हिंदी भाषा की शुद्ध पढ़ाई लिखाई करने के लिए या बोलने के लिए, संस्कृत भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए शुद्ध रूप से, या अंग्रेजी भाषा को ही शुद्ध पढ़ने लिखने के लिए एक ही ग्रामर से काम चल जाएगा क्या? तो नहीं। सबके अलग अलग शास्त्र नियम, शास्त्रों में नियम। हिंदी भाषा क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में शामिल है, हम लोग बोलचाल करते आए हैं, इसलिए हमें आसान लगता है और हम बोल लेते हैं। भले ही हम गलत बोल रहे हो व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन हमारी बातें, हमारी विचार, हमारे भावनाओं को हम अगले तक आसानी से पहुंचा देते हैं, वो समझ लेते हैं। अंग्रेजी में ऐसी बात नहीं है। सब कोई अंग्रेजी जानने वाले नहीं है, जिसके कारण से अगर कोई अगला अंग्रेजी में गाली भी दे के हमें चला जाए तो हम लोग नहीं समझेंगे, वाह बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, क्योंकि हमको उसके बारे में समझ नहीं। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा के भी जानकार हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो बोलने वाले ने अंग्रेजी तो बोला लेकिन कितना शुद्ध और सही बोला। अब मैंने पहले हिंदी कहा, अंग्रेजी कहा। हिंदी भाषा पहली भाषा, संस्कृत भाषा दूसरी भाषा, अंग्रेजी तीसरी भाषा, और बिहार सरकार में उर्दू भी, बिहार के विद्यालयों में जो उर्दू स्कूल है उसमें पढ़ाई जाती है, तो उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उर्दू हो जाएगा चौथी भाषा। तो जब हम लोग विचार करेंगे तो अंग्रेजी भाषा को छोड़ के, अंग्रेजी भाषा को छोड़ दे तो हिंदी भाषा या उर्दू भाषा, या जो अभी मैंने बोला जो अपने संविधान में 22 भाषाएं हैं, उनमें से अधिकांश भाषाएं, सब भाषाएं इसी संस्कृत भाषा की उत्पत्ति है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो लगभग सभी भाषाओं की जननी, सबसे पुरानी भाषा हमारी संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा का ही अपभ्रंश भाषा हिंदी है। संस्कृत से ही निकला हुआ उर्दू है, फारसी है,
ये जो भी भारत में बोलने जाने वाली क्षेत्रीय भाषाएं भी, मैथिली अगर आप कहें, भोजपुरी अभी शामिल नहीं किया गया है, भोजपुरी भी अपने 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली है, तो वो भोजपुरी हो, तो सभी भाषाएं मोटा मोटी संस्कृत भी भाषा से ही उत्पन्न हुई भाषा है। तो अब फिर मैं एक बार व्याकरण से इसका संबंध स्थापित करना चाहूंगा। तो संस्कृत का व्याकरण यदि हम अच्छी तरह जान लेते हैं या जान लेंगे तो हमें हिंदी व्याकरण भी साथ साथ तैयार हो जाएगा। हिंदी व्याकरण भी अलग से पढ़ने की शायद आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वह हिंदी व्याकरण से ज्यादा ही बृहत है। तो जब हम बृहत जान लेंगे तो हिंदी भाषा का व्याकरण समझने में बहुत कठिनाई नहीं होगी, हम आसानी से उसको जान पाएंगे। आज मैं इंट्रो के रूप में ही ये सारी बातें कर रहा हूं। विधिवत रूप से मैं कल से आप लोगों को ये पढ़ाने का काम करूंगा। व्याकरण के प्रत्येक अंग को छूऊंगा, शुरू से मैं शुरू करूंगा ताकि आप बच्चों को समझ में आए। तो केवल आज मैं भूमिका के तौर पर व्याकरण क्या होता है और व्याकरण की क्यों जरूरत होती है, भाषाओं को सुशुद्ध पढ़ने लिखने बोलने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है। व्याकरण शब्द शास्त्र है जो शब्दों को अपने नियम में बना के रख के चलने की बात को बताता है। उस नियम से अगर हम परे कुछ करते हैं तो वहां हमारी अशुद्धि हो जाती है। संस्कृत भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, ये हर जगह व्यवहार में है। आपको बता दूं कि यह संस्कृत भाषा लगभग पूरे ही विश्व में कम से कम आधे विश्व में तो बोली ही जाती थी। हमारे पूर्वज लोग जितने भी लोग थे वो, या पूर्वज को की तो बात छोड़िए, हम लोग चूंकि भारत देश के लोग अध्यात्म में विश्वास करते हैं। अध्यात्म की जानकारी आप लोगों को बाद में दिया जाएगा, भास्ट हो जाएगा। तो इस संस्कृत में ही हमारी सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम होती थी। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी संस्कार का कार्य होता था वो सब आज भी किसी बच्चे का जन्म हो तो हम पंडित जी को बुला के संस्कृत से मंत्रोच्चारण कराते हैं। तो मंत्रोच्चारण संस्कृत में ही क्यों किया जाता है? इसलिए कि यह देवों की भाषा रही है। इस संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। यह बताया जाता है, पुस्तकों में है कि सबसे पहले वेद की जो रचना हुई थी तो ब्रह्मा जी के कही गई बातों से ही ऋग्वेद बना था। तो जब वो ब्रह्मा जी कोई बात बोल रहे थे तो वो संस्कृत में बोल रहे थे, इसलिए लोग कहते हैं कि संस्कृत जो है देववाणी है, जिसको ब्रह्मा जी ने खुद जो है बोलने का काम किया था। तो यह देववाणी है और देव इसी भाषा को, देवतागण इसी भाषा को समझते थे। इसलिए आज भी हमारा देश की सांस्कृतिक देश रहा है, तो आज भी हम लोग जो भी मांगलिक कार्य करते हैं उसमें ईश्वर को आह्वान करने के लिए संस्कृत के मंत्रों से ही आह्वान करते हैं। मंत्रोच्चारण से ही सारा मंगल कार्य का प्रारंभ होता है। मैंने इसलिए ओम भी लिखा था। आज हम मंगल कार्य कर रहे हैं, आज आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो यह मेरा मांगलिक कार्य का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हमने ओम से इसको ये शुरू किया है। तो संस्कृत भाषा देव भाषा भी कहा जाता है। जब देव की ये भाषा हो गई तो समस्त विश्व के
लोग इसको पढ़ रहे थे। आज भले ही कम हम लोग पढ़ रहे हैं या कम जान रहे हैं, कारण है हमारी रुचि हो गई और इसका अपभ्रंश भाषा जो सबको ज्यादा समझ में आने लगा वो हिंदी बन गया। इसलिए बहुतायत रूप में हम हिंदी को पढ़ने और समझने में लेने लगे, इसलिए यह हमारा हिंदी भाषा बन गया। और क्योंकि बहुत लोगों, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बहुत लोगों द्वारा बोले जाने लगी, लिखी जाने लगी, तो यह विचार की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन गया, इसलिए यह ज्यादा प्रचलित हो गया। तो जितना आज आपको हिंदी प्रचलित है, उतना हिंदी के आने से पहले संस्कृत प्रचलित। इसलिए संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, अन्य जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी जननी कही जाती है। और अगर इसको हम अच्छी तरह संस्कृत भाषा को समझ लेते हैं, संस्कृत भाषा के व्याकरण को समझ लेते हैं, तो नो डाउट हमको किसी हिंदी व्याकरण को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो आइए आज मैं इस वीडियो को यही समाप्त करूंगा और सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सभी छात्रों से भी अनुरोध करूंगा और हम अपने सभी मान्यवर गुरुजनों से भी निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शिक्षा के हित में बच्चों और अपने परिजनों स्वजनों को भेजिए और भेज के इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। यदि चूंकि नया चैनल है, हो सकता है खोजने में परेशानी हो, तो गिरी गुरुजी @मनोज गिरी 1974 और इसको टाइप करके बोल के यूट्यूब पर खोज सकते हैं, अवश्य ही मिलेगा। और यदि मेरा यह वीडियो बच्चों के हित में है तो आप लोग इसे अवश्य ही बच्चों के बीच ले जाने का काम करेंगे। साथ ही अगर कोई सुझाव हो हमारे शिक्षक बंधु, तो निश्चित रूप से हमें अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से देने का काम करेंगे, ताकि मैं आगे और मोटिवेट होके बेहतर से बेहतर संयोजन कर सकूंगा और अच्छा से अच्छा ज्ञानवर्धक वीडियो बना के बच्चों के हितार्थ, शिक्षार्थी के हितार्थ डालने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद आप सबों को। नाम